दोस्तों, कहानी का आगाज एक खौफनाक और अंधेरी गार से होता है जहां ड्रेस नाम की एक लड़की छपी हुई है जिसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल है। वो यहाँ बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान हमें यह गार से कुछ किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट नजर आता है जहां एक हवाई जहाज लैंड करता है। जैसे ही सदर बाहर आते हैं, ड्रेस अपनी स्नाइपर से उन्हें निशाना बनाकर खत्म कर देती है। इस लम्हे हमें पता चलता है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बेहतरीन और खूंखार स्नाइपर है जो इस तरह सदर को निशाना बनाती है कि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता कि सदर पर किसने और कहां से गोली चलाई। अब ड्रेस अपना काम खत्म करने के बाद बालेट कोर को अपने पास रख लेती है। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलने उनकी कब्र पर जाती है क्योंकि अब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब वो कब्रिस्तान पहुंचती है तो देखती है कि इसके वालिद पहले से ही वहां बैठे हैं। वो उनके पास जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान ड्रेस के वालिद इसके सामने इस बात का इंकिशाफ करते हैं कि वो अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो एक स्नाइपर है और अभी अभी इसने एक इंसान की जान ली है। इस पर ड्रेस जवाब देते हुए कहती है कि कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती। ये कहकर वो अपनी जेब से बालेट कोर निकालती है और इसे अपने वालिद के हाथ में थमा देती है। वो इस कोर को भी बाकी जमा हुए कवर्स के साथ रख देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रेस ने पहले भी बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब ड्रेस के वालिद इसे अपने कैंसर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है और मैं सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मैं ना मरा तो इस ओल्टाइन डे के दिन मैं खुद अपनी जान ले लूँगा। ये सुनते ही ड्रेस के पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने वालिद को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो फिर भी ड्रेस से यही कहते हैं कि यह हम दोनों की आखिरी मुलाकात है और शायद अब हम दोबारा ना मिल सकें। दूसरी तरफ हम लीवाई नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे इसके बुरे ख्वाबों ने परेशान कर रखा है। इसलिए लीवाई समंदर के किनारे बैठकर अक्सर नज़में लिखता है और आज भी वो यहीं बैठा हुआ है। इसी दौरान लीवाई के पास एक मैसेज आता है जिसमें इसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहा जाता है। लीवाई मैसेज पढ़ते ही फौरन अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और इस एड्रेस पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है तो इसकी मुलाकात एक खातून से होती है जिसका नाम बार्थूमो है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लीवाई पहले फौज में एक स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन अब इसने इस काम से रिटायरमेंट ले ली है और अपना ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजारता है। यहाँ बार्थू लीवाई से बात करती है और इसे एक नया मिशन सौंपते हुए कहती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्नाइपर हो, इसलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। साथ ही वो लीवाई से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद करे, क्योंकि हो सकता है कि तुम वहां जाने के बाद उन्हें कभी ना मिल पाओ। ये सुनकर लीवाई थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बार्थू से कहता है कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है और मैं अकेले रहता हूँ। इसके बाद बार्थू मिशन की सारी मालूमात बाद में देने का कहती है। इसके बाद लीवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब इसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक हवाई जहाज़ में पाता है। लेकिन लीवाई को अब तक ये नहीं पता था कि इसे मिशन के लिए किस मुल्क ले जाया जा रहा है। इसलिए वो हवाई जहाज़ में मौजूद स्टाफ से ये बात पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सब इसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर एक पायलट आकर लीवाई को बताती है कि तुम्हारी मंजिल आ चुकी है और अब वो इसे वहीं लैंड कराने वाले हैं। साथ ही वो लीवाई से ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ से कम कम 32 किलोमीटर पैदल चल कर जाना होगा, तभी तुम इस जगह पर पहुंच पाओगे जहां से तुम्हें इस मिशन को अंजाम देना है। ये कहकर वो लीवाई को एक पैराशूट देती है जिसे पहनकर वो हवाई जहाज से नीचे बर्फ पर कूद जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है। लीवाई को पैदल चलते चलते 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, जहां सबसे पहले इसकी मुलाकात जीडी नाम के एक आदमी से होती है जो इसे एक वाश टावर की तरफ ले जाता है और इसे बताता है कि अगले 1 साल तक तुम यहीं पर काम करोगे। मैंने भी यहाँ पर 1 साल तक काम किया है, लेकिन अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है, इसलिए अब ये काम तुम्हें सौंपा गया है। ताहम लीवाई को अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे क्या काम करना है। यही सवाल जब वो जीडी से पूछता है तो वो इसे बताता है कि यहाँ एक बहुत गहरी खाई है जिसे जॉर्ज का नाम दिया गया है। बस लीवाई को इसी की पहरेदारी करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद वो लीवाई को यहाँ के कवायद बताते हुए कहता है कि वो महीने में सिर्फ एक बार ही उन लोगों से राब्ता कर सकता है
इसके टावर का नाम वेस्ट टावर है, जबकि दूसरी तरफ एक ईस्ट टावर भी मौजूद है, लेकिन वहाँ के लोगों से लीवाई को किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि इसका काम सिर्फ अपने मिशन पर तवज्जो देना है। ईस्ट टावर वाले भी सिर्फ अपने मिशन पर ही फोकस रखते हैं। साथ ही वो लीवाई को ये भी बताता है कि वो 1 साल तक किसी से भी राब्ता नहीं कर सकता है। यहाँ एक ऑटोमेटिक गन भी है जिसे हर रोज़ लीवाई को रीलोड करना होगा, अगर उनमें गोलियां ना हों तो। इसके अलावा नीचे बहुत सी माइंस भी हैं, अगर उनमें किसी किस्म का कोई धमाका होता है तो लीवाई को उन्हें भी देखना होगा। ताहम लीवाई को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका मिशन क्या है, इसलिए वो जीडी से पूछता है कि क्या मेरा काम यहाँ आने वाले लोगों को जॉर्ज के करीब जाने से रोकना है। इस पर जीडी कहता है कि नहीं, जो चीज़ जॉर्ज के अंदर है इसे ऊपर आने से रोकना है। फिर वो एक छोटा सा बम उठाता है और इसे खाई यानी जॉर्ज के अंदर फेंक देता है। जैसे ही धमाका होता है, अचानक खाई से एक बहुत ही ड्रोनी और अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। यहाँ हमें इस खाई की हकीकत का पता चलता है कि इसके अंदर कोई छोटी मोटी या आम चीज़ नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही खौफनाक छुपा हुआ है। इसके बाद जी डीली वाई से कहता है कि जो चीज़ें जॉर्ज के अंदर छपी हुई हैं उन्हें लोए कहा जाता है और तुम्हें उन्हें ऊपर आने से किसी भी हाल में रोकना होगा। ऐसा कहा जाता है कि साल 1940 में फ़ौज की 3 बटालियन उन्हीं लोए को रोकने के लिए नीचे गई थी, लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आए। साथ ही वो लीवाई को एक स्ट्रे डॉग अलार्म के बारे में बताता है कि जिस दिन वो अलार्म बजने लगे इस दिन तुम बगैर कुछ सोचे समझे बस यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना। ताहम मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कहा गया है, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ। इसी दौरान उन दोनों की नज़र सामने वाले टावर पर पड़ती है, जहाँ किसी नए अफसर को तैनात किया गया था, क्योंकि पुराने अफसर का 1 साल पूरा हो चुका था। अब जी डीली वाई को खाने पीने के बारे में बताते हुए कहता है कि इसका 1 साल का खाने का इंतज़ाम यहाँ कर दिया गया है, बाकी अगर वो चाहे तो शिकार भी कर सकता है। वहीं जी डीली वाई के सामने इस बात का भी इंकिशाफ करता है कि ये जगह 75 सालों से खुफिया रही है और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और हमें भी आने वाले वक्त में इस जगह को खुफिया ही रखना है। ये कहकर जी डी यहाँ से चला जाता है, निकलकर बाहर आ जाता है और सिग्नल देने के लिए जैसे ही धुआं करता है तो एक हेलीकॉप्टर इसे लेने के लिए आ जाता है और जीडी इसमें चढ़ जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद अफसर पहले इससे इसकी शनाख्त पूछता है और फिर इसे गोली मारकर हलाक कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जगह इतनी खुफिया है कि यहाँ से किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। उधर हम लीवाई को देखते हैं जो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा इसे बताया गया था। वो ऑटोमेटिक गन में गोलियां डालता है और आसपास का जायजा लेने लग जाता है। जब पूरा 1 महीना गुजर जाता है तो वो यहाँ से किसी से राब्ता करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि मेरा किसी भी दुश्मन से कोई आमना सामना नहीं हुआ है। ये कहकर वो काल काट देता है क्योंकि इसे सिर्फ इतनी ही बात करने की इजाज़त दी गई थी और ये पैगाम इसे हर महीने में सिर्फ एक बार भेजना है। इसके बाद वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने लगता है कि इसी दौरान इसकी नज़र दीवार पर लिखे हुए कुछ पैगामात पर पड़ती है जो यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने अपने तजुर्बात के हिसाब से लिखे थे। उन्हें पढ़ने के बाद लीवाई बाहर आ जाता है और एक टेलीस्कोप की मदद से दूसरे टावर को देखने की कोशिश करता है, जहां इसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि ड्रेस ही थी। ड्रेस की खूबसूरती देखकर लीवाई इसे देखता ही रह जाता है, लेकिन बात करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि इसे दूसरे वॉच टावर से राब्ता करने से मना किया गया था। इसी तरह लीवाई को यह 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं और अब ड्रेस भी इसके बारे में जान चुकी थी। इसलिए एक दिन जब इसका यौम पैदाइश होता है तो वो लीवाई से बात करने का फैसला करती है और एक कागज़ पर लिख कर लीवाई से इसका नाम पूछती है। ये देखने के बाद वो भी एक बोर्ड उठाता है और उसके ज़रिए ड्रेस को बातचीत करने से मना करता है, लेकिन ड्रेस फिर भी इसे अपना नाम बता देती है, जिसके बाद लीवाई भी ज़्यादा ना सोचते हुए अपना नाम लिख देता है और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब लीवाई को पता चलता है कि ड्रेस एक स्नाइपर है तो वो इसका टेस्ट लेने के लिए इसके सामान पर निशाना लगाता है, जिसके बाद ड्रेस भी अपने आप को साबित करने के लिए स्नाइपर उठाती है और उसके वॉच टावर पर निशाना लगाती है। लेकिन इसी दौरान इसकी नज़र कुछ मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि खाई में से बाहर आ रहे थे। वो जल्दी से लीवाई को इशारा करके ये बात बताने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर पर तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ड्रेस भी लीवाई की मदद करती है और अपने वॉच टावर से ही उन मॉन्स्टर का खात्मा कर देती है। लेकिन इसी दौरान एक मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था।
ड्रेस जब इसे देखती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए इस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो मूनस्टर मुसलसल ड्रेस की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन सही वक्त पर लीवाई इसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है और ड्रेस को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन लीवाई माइंस के अंदर जाता है, जहां अचानक खाई में से एक छोटा सा ड्रोन निकलता है और उड़कर यहां से चला जाता है। लेकिन इसके जाने से पहले लीवाई और ड्रेस दोनों इसे देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिर ये क्या है। इस तरह उन दोनों को यहाँ कुछ महीने और गुजर जाते हैं और अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, जहाँ एक दिन लीवाई ड्रेस से मिलने का फैसला करता है और वो अपने आरपीजी में जहाँ मिसाइल डाली जाती है इस जगह पर एक रस्सी बांध देता है। इसे ऐसा करते हुए ड्रेस भी देख लेती है, लेकिन इसे भी समझ नहीं आता कि आखिर लीवाई करना क्या चाहता है। इतने में लीवाई इस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है, जो कि एक रस्सी के सहारे बंधी हुई थी, और ये रस्सी ड्रेस के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो इसे एक दरख्त से बांध देती है और फिर लीवाई के सहारे यहाँ से दूसरे वाश टावर तक पहुंच जाता है। उधर ड्रेस जब इसे देखती है तो इसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन वो लीवाई को गिले लगाने से पहले इसे नहाने के लिए कहती है और खुद सीसीटीवी कैमरे की मदद से लीवाई को नहाते हुए देखती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और इस दौरान ड्रेस लीवाई से पूछती है कि तुमने सबसे लंबा शॉट कब मारा था। इस पर लीवाई बताता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले मैं मैरीन में काम करता था। उसके बाद वो ड्रेस से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा किया है जिसे इतना खुफिया रखा गया है। तब ड्रेस इसे ज्यादा ना सोचने और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। साथ ही इसे अपने वालिद के बारे में भी बताती है, जो शायद अब तक मर चुके होंगे। इसके बाद वो म्यूजिक चलाती है और लीवाई से डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आकर यहाँ की तमाम हदें पार कर देते हैं। इसी दौरान लीवाई ड्रेस को अपनी नज़मों के बारे में बताने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक नज़्म लिखी है। ये सुनते ही ड्रेस इसे नज़्म सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लीवाई इसे ये कहकर इनकार कर देता है कि जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तो मैं तुम्हें वो नज़्म दे दूंगा। अब सुबह होते ही लीवाई यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचता है तो देखता है कि मूनस्टर उसके वाश टावर पर चढ़ रहे हैं। जब वो टावर पर लगी माइन से टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें लीवाई की रस्सी जल जाती है और वो इस खाई में गिर जाता है। उधर ड्रेस भी ये सब देख रही होती है, इसलिए वो लीवाई को बचाने के लिए जल्दी से एक पैराशूट लेती है और बगैर कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है। जिसके बाद हम ड्रेस को एक नदी में बहते हुए देखते हैं, जो कि इसी खाई के अंदर मौजूद थी। वो किसी तरह अपने आप को बचाकर किनारे तक ले आती है। वहीं हम लीवाई को एक दरख्त से लटका हुआ देखते हैं, जहां अचानक एक बड़ा सा केकड़ा आकर इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लीवाई दरख्त की जड़ों से पूरी तरह जकड़ जाता है। इससे पहले कि वो लीवाई को नुकसान पहुंचा पाता, यहाँ ड्रेस आकर इसे बचा लेती है और ये दोनों इस जगह को देखने लगते हैं। इतने में यहाँ कुछ होलोमैन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन लीवाई और ड्रेस उनसे डरने के बजाय उनका डटकर मुकाबला करते हैं और दो होलोमैन को मार डालते हैं, लेकिन एक वहां से भाग जाता है। उधर लीवाई ने जिस होलोमैन को मारा था वो अब इसे चेक करने के लिए इसके पास आता है तो देखता है कि इसने वर्दी पहनी हुई है। वर्दी को देखते ही लीवाई को जीडी की बताई हुई बात याद आ जाती है कि आज से सालों पहले 3 बटालियन फौज इस खाई के अंदर गिर गई थी, जो कभी वापस नहीं आई, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है? यही सवाल लीवाई को सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां इंसानों के अंदर से दरख्त बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी वायरस ने अपना खौफ फैला दिया हो। अभी लीवाई और ड्रेस इस खौफनाक मंजर को देख ही रहे थे कि इतने में कुछ होलोमैन उनकी तरफ आने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए ये दोनों एक चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन चर्च का मंजर बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि यहाँ कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं, जिन्होंने वायरस के खौफ से बचने के लिए खुद अपनी जान ले ली थी। इसी दौरान ड्रेस के ऊपर एक मकड़ी हमला कर देती है, जो कि देखने में काफ़ी बड़ी थी और जैसे इस पर भी वायरस का असर हो गया हो। और जैसे ही ये दोनों इस पर हमला करते हैं, ये दोनों मिलकर इसे गोली मारकर यहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान दरवाज़ा तोड़कर कुछ होलोमैन यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लीवाई और ड्रेस जल्दी से चर्च से भाग निकलते हैं और पहाड़ों के बीच बनी एक सुरंग में पहुंच जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद करके जब इस सुरंग को अंदर से देखते हैं तो उन्हें एक किस्म की लैब दिखाई देती है, जहां पहले कभी तजर्बात किए गए थे। यहाँ उन्हें एक बैकअप जनरेटर भी मिलता है, जिसे ये लोग चला देते हैं और फिर लीवाई को यहाँ एक
डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। डीवीडी के इस कैसेट को जब ये दोनों चिल्लाते हैं तो स्क्रीन पर एक खातून दिखाई देती है जो इस जगह को लेकर अपने खुफिया मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वो आगे ये भी कहती है कि हम यहाँ एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे जिसमें बहुत से लोग मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब इस जगह पर ज़लज़ला आया तो ज़लज़ले की वजह से जो मिसाइल हमने तैयार की थी वो लीक होना शुरू हो गई और इस तरह ये केमिकल आसपास फैल गया, जिसकी वजह से कई लोग मुतासिर हो गए और मैं भी मुतासिर हूँ। हालांकि उन्होंने ये बात फ़ौज को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह के ऊपर बमबारी करके इसे तबाह कर दिया जाए ताकि ये केमिकल बाहर कहीं ना फैल सके। लेकिन फ़ौज ने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी। इस खातून की बातें सुनने के बाद अब लीवाई और ड्रेस को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए ये सुरंग को और करीब से जाने की कोशिश करते हैं और तब उन्हें यहाँ एक नए ज़माने का कंप्यूटर मिलता है जो कि काफ़ी अजीब बात थी। इसलिए ये इस कंप्यूटर को ऑन करने का फ़ैसला करते हैं और इसमें मौजूद मालूमात को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें एक डार्क लैब नामी कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है। वो यहाँ से मुतासिरा लोगों के नमूने ले जाती है और उनसे अपने सिपाहियों को सपर सिपाही बनाने का काम करती है। इसलिए कोई भी मुख इस जगह को पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता। साथ ही लीवाई को ये भी पता चलता है कि ये जो खाई है ये 4.2 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद ये दोनों जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, अचानक एक होलो मैन उन पर हमला कर देता है और ड्रेस को रस्सी से बांध कर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। हालांकि वो रस्सी को काटने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उधर लीवाई भी इसे ढूंढने के लिए उधर उधर भटकता रहता है और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ी मिसाइल मौजूद थी। वहीं हम ड्रेस को एक दरख्त से लटका हुआ देखते हैं और वो होलो मैन भी उसके सामने ही खड़ा होता है, जिससे ड्रेस इसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन वो जब इसकी बात नहीं सुनता तो वो खुद ही किसी तरह अपने हाथों को खोलकर इस पर हमला कर देती है। काफ़ी देर तक उन दोनों में लड़ाई जारी रहती है। इतनी देर में यहाँ लीवाई भी आ जाता है और होलो मैन को गोली मार कर ड्रेस को बचा लेता है। लेकिन जब वो वर्दी पर इसका नाम देखता है तो इससे पता चलता है कि वाच टावर पर पहरा देने वाला ही पहला इंसान था जो बाद में मुतासिर हो गया था। इसलिए ये दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ खड़ी एक कार के अंदर नई बैटरी डालकर इसे एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही कार ऊपर की तरफ जाने लगती है, अचानक यहाँ बहुत से होलो मैन आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों अपनी स्नाइपर से उनमें से कई होलो मैन को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन एक वक्त पर आकर जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो ये उनमें आग लगा देते हैं और एक पहाड़ी पर पहुंचकर इस कार को भी नीचे धकेल देते हैं। फिर ये किसी तरह एस्टन टावर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं उनमें से कोई मुतासिर ना हो गया हो। इसलिए लीवाई अगले दिन रस्सी की मदद से अपने वाच टावर पर पहुंच जाता है, जहां बार्थू से राब्ता करके पूछती है कि क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे। इस पर लीवाई इनकार कर देता है। ये सुनकर बार्थू कहती है कि हो सकता है कि दूसरे टावर का कोई अफसर जॉर्ज में गया हो, क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को स्टॉर्ट किया है, इसलिए अब तुम्हें इसे मारना होगा। हालांकि बार्थू ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था कि ये दोनों जॉर्ज में गए थे, लेकिन वो लीवाई के सामने इस बात का इजहार नहीं करती है, बल्कि खुद ही अगले दिन यहाँ आ जाती है। लेकिन इसके हेलीकॉप्टर को लीवाई और ड्रेस दोनों देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें मारने के लिए यहाँ आई है, इसलिए ये जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लीवाई को पता था कि 4.2 किलोमीटर को पार करने के बाद ये खाई आपस में मिल जाती है और फिर वो ड्रेस से मिल सकता है। इसलिए ये वाच टावर के एंटी पर हमला करता है और यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी यहाँ अगले 2 मिनट में स्ट्रे डॉग मोड ऑन हो जाएगा और ये जगह खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। अब बार्थू भी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगती है। उधर ड्रेस और लीवाई हैं, जिसके बाद 2 मिनट पूरे होते ही जॉर्ज के अंदर जो मिसाइल रखी हुई थी वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से तमाम होलोमैन मारे जाते हैं। वहीं बार्थू का हेलीकॉप्टर भी इस धमाके की जद में आ जाता है, जिस वजह से वो भी मारा जाती है। उधर लीवाई भी पानी में गिर जाता है, लेकिन ड्रेस उन सब में बच जाती है और एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं लेकिन लीवाई का कोई सुराग नहीं मिलता, इसलिए वो इसकी लिखी हुई नज़्म खोल कर पढ़ती है और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन वहाँ लीवाई खुश होता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को बोसा देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या होता अगर आप लीवाई और ड्रेस की जगह इस कहानी में होते?
क्या आप कुछ मुख्तलिफ करके दुखा पाते? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल स्क्रीन मिस्टीरियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तल दिन बाय बाय, टेक केयर।